नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 20 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू का, टॉर्चर की शैडो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। फिर देखो हम डिस्कस करेंगे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आ गए हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी हो गई। बोला गया कि ये एस्ट्रोनॉट्स फंस गए थे वहाँ पे, लेकिन ये फंसे नहीं थे, ये बेसिक प्रोटोकॉल था नासा का। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कैग से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ना एक कोट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ कोलिजन्स विद द फ्यूचर, इट इज नॉट सम ऑफ व्हाट वी हैव बीन बट व्हाट वी यर्न टू बी। पहले आइए इस आइडिया को ना ब्रेक डाउन करते हैं। ओर्टेगा गैसेट स्पेनिश फिलोसोफर हैं, ये बोलते हैं सीरीज ऑफ कोलिजन्स विद द फ्यूचर। इसका मतलब ये है लाइफ ना बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और एनकाउंटर से ना भरी हुई है जो हमारा रास्ता तय करते हैं। बिल्कुल देखो कोलिजन्स यानी टक्कर की तरह ये जो इवेंट है ना या फिर एनकाउंटर्स हैं लाइफ में एकदम से सडन और सरप्राइजिंग ढंग से आते हैं और हमारी पूरी लाइफ की जर्नी को बदल के रख देते हैं। किसने सोचा था शुरुआत में कि आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, लेकिन जैसे ही आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की जीवन एकदम से बदल सा गया। इवन देखो जब तक मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, टीचिंग नहीं स्टार्ट की थी, तो मुझे लगता था कि कुछ भी हो जाए कैसे भी करके बस सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे कम और कुछ नहीं। लेकिन जब टीचिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार पैशन तो इसमें है, मतलब ये एक टक्कर के समान है, कोलिजन के समान है जिसने मेरा तो फ्यूचर बदल के रख दिया। अब कोर्ट के दूसरे पार्ट पे आइए। इट इज नॉट सम ऑफ व्हाट वी हैव बीन, मतलब पास्ट में हमारे एक्सपीरियंसेस, पास्ट में हमने क्या अचीव किया है उसका सम नहीं है लाइफ। मतलब जो जिन्होंने कोट दिया वो इस पार्ट पे फोकस करके कहते हैं देखो बेशक हमारा इतिहास इंपॉर्टेंट है, बट हमारा इतिहास क्या है वो हमें डिफाइन नहीं करता। समझे, पास्ट में हो सकता है कि हमने कोई एग्जाम क्लियर किया हो, तो वो गारंटी नहीं है कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होगा उससे। हो सकता है कि पास्ट में कोई एग्जाम नहीं क्लियर किया है हमने, तो भी कुछ इंफीरियर मानने की आवश्यकता नहीं है कि पुराने एग्जाम क्लियर नहीं हुए तो यूपीएससी भी क्लियर नहीं होगा। मतलब कि देखो अभी हमारा एम कितना स्ट्रोंग है, हमारी एस्पायरेशंस क्या हैं, उससे हम डिफाइन होंगे आने वाले समय में, ना कि पास्ट में हमने क्या गलतियां की, पास्ट में हम क्या थे उससे। कुल मिलाकर देखो इस कोर्ट का कंक्लूजन ये निकलता है कि लाइफ में ना कोलिजन्स होंगे, मतलब ऐसे इवेंट्स आएंगे जो आपने सोचा नहीं, ऐसे एनकाउंटर्स आपके होंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, लेकिन वो आपका फ्यूचर भी बदलेंगे। बट आपको ना लाइफ की इस अनसर्टेनिटी को, लाइफ की इन एनकाउंटर्स को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। हमें इन कोलिजन्स से अडेप्ट करना होगा। थोड़ी गहरी बात है लेकिन बिल्कुल सही है। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन जुडिशियल सिस्टम में टॉर्चर की शैडो से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। कस्टोडियल टॉर्चर का मतलब क्या है? देखो कस्टोडियल टॉर्चर का मतलब ये होता है किसी इंसान को ना जबरदस्ती दुख देना। वो दुख देखो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, और ये दुख तब दिया जाता है जब कोई पर्सन पुलिस या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज की गिरफ्त में होता है, मतलब उनकी कस्टडी में होता है। तभी तो नाम है कस्टोडियल टॉर्चर, कि जब कोई पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज की कस्टडी में है उस समय उस पर्सन को दुख देना, चाहे वो फिजिकल दुख हो या फिर मेंटल दुख हो। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, गंगा जल मूवी आप सबने देखी होगी, अजय देवगन वाली। गंगा जल मूवी में ना एक चीज दिखाई गई है, आंखों में एसिड डाला जाता है और बोला जाता है सब पवित्र कर देंगे। मतलब जो जेल में बंद लोग थे ना, अपराधी तो कह नहीं सकते क्योंकि जब तक जज फैसला ना दे दे, तो जेल में जो बंद लोग थे, एक्यूज थे, उनकी आंखों में एसिड डाल दिया गया था, और उसी पे बनी है ये गंगा जल मूवी। इसको कहते हैं 1989 का भागलपुर ब्लाइंडिंग केस। इसके बाद नेक्स्ट है 2021 का स्टान स्वामी केस। जेल्ड एक्टिविस्ट थे स्टान स्वामी और ट्रायल से पहले ही मारे गए। फिर नंबी नारायण केस 1994 का, इस पे भी मूवी बनी है आर माधवन की। ये एक इसरो एक्टिविस्ट हैं जिनको गलत यानी फॉल्स जासूसी केस में टॉर्चर किया गया। देखो टॉर्चर का ना मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कन्फेशन लेना या इंटिमिडेशन,
मतलब जो एक्यूज्ड है उसको मारा पीटा जाए या फिर मेंटली टॉर्चर किया जाए ताकि वो अपराध स्वीकार कर ले, चाहे वो उसने किया है या फिर ना किया है। समझ गए? सबसे ज़्यादा टॉर्चर से कौन गुजरते हैं? अंडर ट्रायल्स, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोग। अमीर लोगों को कौन हाथ लगाता है? आपको पता है जब कोई अमीर पर्सन सिर्फ एक्यूज्ड होता है ना, तो भी कितना पैसा खिला दिया जाता है कि हाँ भाई इनसे कोई पूछताछ नहीं करेगा, इनको जेल में सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोगों का ही टॉर्चर होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल डिटेनीज़, कई बार विपक्षी पार्टीज़ के लोगों को डिटेन कर लिया जाता है तो उनको फिर मेंटली टॉर्चर किया जाता है। बड़ी प्रॉब्लम देखो ये है, पुलिस रिफॉर्म्स हो नहीं रहे हैं, तो ये जुडिशरी का ना ड्यू प्रोसेस का ओपन वायलेशन है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब तक देखो कोई अपराध किसी के ऊपर सिद्ध नहीं हो जाता तो तब तक वो इनोसेंट है। लेकिन नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो गया ना यहाँ पे। तो क्यों? क्योंकि अपराध सिद्ध होने से पहले ही उसको मारा पीटा जा रहा है। बाद में अगर वो बरी हो गया तो काफ़ी बार हम सुनते हैं रेप के आरोपी को 10 साल जेल में बिताने पड़े, 15 साल जेल में बिताने पड़े और बाद में आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ऐसे पर्सन्स का 15 साल कौन लुटाएगा? अब आप ना एक्स्ट्राडिशन से संबंधित ये 2 केसेस देखिए। सबसे पहले है संजय भंडारी केस। संजय भंडारी के ऊपर ना मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन के केसेस हैं। अब ना यूके की हाई कोर्ट ने ना संजय भंडारी का एक्स्ट्राडिशन इंडिया को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि इंडिया में ना टॉर्चर हो सकता है संजय भंडारी का। मतलब यूके की कोर्ट ने संजय भंडारी को इंडिया सौंपने से मना कर दिया, इंडिया को सौंपने से मना कर दिया, एक्स्ट्राडिशन से मना कर दिया, ये कहते हुए कि इंडिया की जेलों में टॉर्चर हो सकता है संजय भंडारी का। फिर तहवुर राणा केस है यूएस का, 26/11 जो मुंबई में हुआ था, उस अटैक का अक्यूज्ड है तहवुर राणा। लेकिन उसने भी यूएस में ना यूके की जजमेंट का सहारा लिया ताकि इंडिया में एक्स्ट्राडिशन को अवॉइड किया जा सके। संजय भंडारी केस को प्रेजेंट कर दिया तहवुर राणा ने यूएसए की कोर्ट को कि देखो यूके ने भी एक्स्ट्राडिशन नहीं दिया था टॉर्चर के रिस्क के चलते, आप भी मुझे इंडिया को मत सौंपिए। एक्चुअली ना इंडिया ने एक कन्वेंशन को साइन नहीं किया है जिसका नाम है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। यूएन कैट जो ये कन्वेंशन है ना, इसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। तो जो अपराधी इंडिया में अपराध करके दूसरे देशों में भाग जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि देखो इंडिया ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन भी नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया है, तो इंडिया में टॉर्चर हो सकता है, इसलिए इंडिया को ना सौंपा जाए। मतलब ये दोनों जो केसेस है ना, संजय भंडारी केस और तहवुर राणा केस, ये एक बड़ा सिग्नल है कि इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है अब इंटरनेशनल स्क्रूटिनी में है। मतलब इंडिया के जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर इस कन्वेंशन की बात करें, यूएन कैट, देखो 1987 से 1987 से ये कन्वेंशन फोर्स में है। टोटल देखो 171 कंट्रीज इसे ज्वाइन कर चुके हैं, बट इंडिया ने अभी भी इसे ज्वाइन नहीं किया है। सिर्फ देखो कुछ अथॉरिटेरियन रेजीम्स ही इंडिया के साथ हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन को ज्वाइन नहीं किया है, जैसे सूडान है, अंगोला है, ब्रुनई है। सोच के देखो, ऐसी देशों की कैटेगरीज में है इंडिया जिन्होंने इस कन्वेंशन को ज्वाइन नहीं किया है। इंडिया का क्या कहना है? इंडिया देखो ये कहता है हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना, वो सफिशिएंट है टॉर्चर को रोकने के लिए। टॉर्चर के ऊपर देखो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन देखो असल में इंडिया के बेशक ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट आपको भी पता है ग्राउंड रियलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग है। हमारे देश की जेलों में, पुलिस स्टेशंस में बहुत टॉर्चर होता है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में ना स्टांस बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 29 के अंतर्गत टॉर्चर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हर एक को राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का अधिकार है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के टॉर्चर से संबंधित, जैसे DK बसु केस है 1997 का, कस्टोडियल वायलेंस से संबंधित गाइडलाइंस दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में। फिर देखो पुट्टास्वामी का 2017 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, मतलब प्राइवेसी को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर नंबी नारायण केस में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2018 में, और इस केस में चूंकि इसरो साइंटिस्ट के साथ में गलत हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो इसरो के साइंटिस्ट को कंपनसेशन दे। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया टॉर्चर के अगेंस्ट। बट प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम देखो ये है, 2019 में ना सुप्रीम कोर्ट ने अश्वनी कुमार केस में ये कहा
हम सरकार को ना कानून बनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो ये जुडिशरी का देखो वीक स्टांस है। इवन तहसीन पुणे वाला केस 2018, इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पे लॉ रेकमेंड किया था। जब सुप्रीम कोर्ट देखो तहसीन पुणे वाला केस में मॉब लिंचिंग पे कानून बना सकती है, तो फिर टॉर्चर पे सुप्रीम कोर्ट कानून क्यों नहीं बना सकती? तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से हिपोक्रेसी हुई। मॉब लिंचिंग पे आपने कानून बना दिया, लेकिन टॉर्चर पे आप कानून नहीं बना रहे हो, ये बोल के कि ये सरकार का काम है कानून बनाना। इवन राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने 2010 में कानून रेकमेंड किया था कि टॉर्चर को रोकने के लिए कानून बनाया जाए। लॉ कमीशन ने एक बिल भी ड्राफ्ट किया था इससे संबंधित, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको सपोर्ट किया, बट बात आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि टॉर्चर को रोकने के लिए हमारे लीडर्स में पॉलिटिकल विल नहीं है। इवन पुलिस और जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, उनका भी विरोध है। वो बोलते हैं कि नहीं, अगर ऐसा कानून बन गया तो हम ठीक से काम नहीं कर सकेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए। अगर देखो हम बात करें, ग्लोबल एग्जाम्पल्स देखें, जैसे देखो गोंटानामो बे में ना यूएस की फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, टॉर्चर किया था वहाँ पे बंद प्रिजनर्स को। जब ये केस सामने आया ना, तो यूएस की मोरल अथॉरिटी पूरी तरह से तबाह हो गई। यूएस अब दूसरों को उपदेश देने लायक नहीं रहा। यूएसए की जो सॉफ्ट पावर थी वो डिस्ट्रॉय हो गई कि कैसे यूएस की फोर्सेस ने गोटानामा बे में कैदियों के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार किया। आप इमेजेस देखोगे ना तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा। इवन चाइना की इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उइगर जो मुस्लिम है उनके ऊपर चाइना कैसे टॉर्चर करता है, और इस मुद्दे पर इंटरनेशनल प्रेशर भी रहता है चाइना के ऊपर कि आप ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, आप अत्याचार बंद करो। अगर देखो इंडिया ने भी टॉर्चर को इग्नोर कर दिया तो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक इमेज है वो भी खतरे में आ जाएगी। एक तरफ देखो इंडिया मोरल सुपर पावर बनना चाहता है और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स को इग्नोर कर रहा है। दोनों चीज़ें देखो एक साथ नहीं चल सकती। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या करना चाहिए सरकार को। सबसे पहले तो देखो ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है ना, इसको इंडिया रेटिफाई करे। दूसरे नंबर पे एक स्ट्रिक्ट एंटी टॉर्चर लॉ बनाए सरकार, पार्लियामेंट से पास करवाए, पुलिसिंग में रिफॉर्म लेके आए, और पुलिस में वो लोग जो टॉर्चर करते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। जुडिशरी को एक्टिव रोल लेना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये सरकार का काम है हमारा काम नहीं है, एक्टिव रोल लेना होगा। कस्टोडियल टॉर्चर से संबंधित देखो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होना चाहिए सभी का, सरकार का, जुडिशरी का, सभी का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने टॉर्चर से संबंधित डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो कैग से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट आपको बताऊं, चलो कंटेक्स्ट बता ही देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ना एक पीआईएल फाइल की गई है। पीआईएल में ये बोला गया है कि कैग कि जो अपॉइंटमेंट है ना वो बायस ढंग से होनी चाहिए। अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि कौन कैग बनेगा, लेकिन कैग एक इंपॉर्टेंट बॉडी है तो कैग इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन कैग इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है जब देखो कैग की अपॉइंटमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, तो जाहिर तौर पे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कभी नहीं करेगा। समझ गए? जैसे इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में ये तर्क दिया जाता था ना कि इलेक्शन कमिश्नर को इंडिपेंडेंट ढंग से काम करना जरूरी है, तभी वो फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकेंगे और रूलिंग पार्टी का यानी सरकार का साथ नहीं देंगे। तो उसी प्रकार से कैग की अपॉइंटमेंट भी तो एक पैनल करे ना, जिसमें प्रधानमंत्री हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, सीजीआई हो, ये मिल के कैग की अपॉइंटमेंट करें, तभी कैग जो है वो निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा बेसिक्स बैकग्राउंड सबको डिस्कस करते हैं। कैग का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये सरकार के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की ऑडिटिंग करती है। सिंपल शब्दों में बोलूं, सरकार पैसा कहाँ से ला रही है, कहाँ खर्चा कर रही है, उसमें कोई घोटाला तो नहीं है, ये सब देखना कैग का काम है। कैग का मेंशन ना हमारे देश के संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स में है? ये है आर्टिकल 148, 149 और 151। समझ गए? 49, 150, 151 यानी आर्टिकल 148 से लेके 151। कैग को अपॉइंट कौन करता है? कैग को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और कैग का काम बता दिया मैंने, जैसे थोड़ा और डिटेल में बताऊं,
यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट किया जाता है कैग के द्वारा, और ये देखना है पब्लिक फंड्स का जो इस्तेमाल है ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और किसी भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को, कोई धांधलेबाजी होती है उसे एक्सपोज करना। जैसे 2G स्कैम सामने आया था, 2G स्कैम और कोयला घोटाला सामने आया था, कैग ने हाईलाइट किए थे ये घोटाले। इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को रिपोर्ट सबमिट की जाती है, किसके द्वारा? कैग के द्वारा। देखो जो ये PIL फाइल हुई है ना, उस PIL में कुछ रीसेंट कैग की वर्किंग के बारे में जिक्र किया गया है। 2 इंपॉर्टेंट केसेस हाल ही में सामने आए जिनसे ना कैग की क्रेडिबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे हैं। पहला है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में आई थी। कैग के हिसाब से देखो सरकारी खजाने को ना 2002 करोड़ का नुकसान हुआ। कैग कहती है कि एक्साइज पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी और लाइसेंस इशू करने में भी काफ़ी धांधलेबाजी हुई, पैसे लेके लाइसेंस इशू कर दिया गया। काफ़ी दिल्ली सरकार का रेवेन्यू लीक हुआ, क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं था बिल्कुल भी, कैसे लाइसेंस दिए जा रहे हैं। और लिकर लॉबी जो थी, यानी शराब माफिया जो थे, उनको अनफेयर ढंग से फ़ायदा पहुंचाया गया। तो ये सारी बातें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से संबंधित सामने आई। देखो कैग ने ये सारी बातें बोल दी, लेकिन आरोप ये लगता है कि चूंकि कैग को अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा, मतलब रूलिंग पार्टी बीजेपी ना सेंटर में, तो जाहिर तौर पे ये बीजेपी का ही साथ देंगे। दिल्ली में सरकार में थी आम आदमी पार्टी, तो कैग ने ये रिपोर्ट पब्लिश की जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो और बीजेपी को फायदा हो। और भी इश्यूज हैं, जैसे कैंपा है। कैंपा मतलब कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा से संबंधित रिपोर्ट कैग के द्वारा दी गई, जिसमें यह बोला गया कि जो एफोरेस्टेशन का फंड है ना, वो गलत जगह यूज़ किया गया। फंड यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा डिलेज हुए, फॉरेस्ट के लैंड को इलीगली दूसरे पर्पजेज़ के लिए डाइवर्ट किया गया। तो ये सारी बातें कैग ने एक्सपोज की। कहीं कहीं अच्छा काम भी है कैग का, कहीं कहीं वो बाइस्ड होकर काम करते हैं, राजनीति हो जाती है। बस 2 एग्जाम्पल बहुत हैं, मतलब पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए ना, हर एक पॉइंट के साथ में एक एग्जाम्पल होना चाहिए। सिर्फ एग्जाम्पल कोई काम के नहीं है, सिर्फ पॉइंट कोई काम के नहीं है। 1.1 एग्जाम्पल, 1.1 एग्जाम्पल, इस टाइप का चलना चाहिए। तो कैग इंपॉर्टेंट क्यों है वैसे? देखो पास्ट में ना बहुत सारे हिस्टोरिकल केसेस जिसमें कैग ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करप्शन उजागर करने में, जैसे 2G स्पेक्ट्रम केस, 1,76,000 करोड़ का घोटाला सामने आया। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम 17,000 करोड़ का घोटाला कैग ने एक्सपोज किया। कोल स्कैम 1,86,000 करोड़ का घोटाला कैग ने एक्सपोज किया। कैग अगर ना हो तो क्या होगा? इस प्रकार से देखो जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है ना, वो कभी एक्सपोज ही नहीं हो पाएगा। जैसे कैंपा से संबंधित हुआ, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से संबंधित हुआ। स्कैम्स और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे और अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, सरकार की, वो कम हो जाएगी। कैग के बारे में काफ़ी ना क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिसिज्म देखो ये होता है कि कैग का ना ऑडिटिंग स्टाइल काफ़ी रिजिड है, मतलब हर छोटी चीज़ चेक करने की जो आदत है वो देखो डिसीजन मेकिंग को ना कई बार स्लो कर देती है। ब्यूरोक्रेट्स फिर डरने लगते हैं। बड़ी चीज़ें चेक करो, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ चेक मत करो। समझ गए? होता क्या है फिर ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, उनको लगने लगता है कि यार अगर मैं स्टेप लूँगा तो मेरे ऑडिट हो जाएगा, मेरे से सवाल पूछे जाएंगे। तो इस वजह से ना ब्यूरोक्रेट्स बोल्ड डिसीजन लेने से ही डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यार हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी 6 महीने में, हम क्यों रिस्क लें, छोड़ दो, फाइल को पेंडिंग रखो, डिसीजन ही मत लो। देखो ये कोल ब्लॉक वाला जो केस सामने आया था ना, हम बोल रहे हैं कोयला घोटाला, इसके बाद खास करके ऐसा हुआ था कि ब्यूरोक्रेट्स में एक बहुत डर बैठ गया था कि नहीं यार डिसीजन लेना ही नहीं है, डिसीजन लेंगे तो हमारी ऑडिटिंग बैठ जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा। फिर देखो एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि कैग एडमिनिस्ट्रेशन की ना कई बार कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं समझता या समझती। कभी कभी क्राइसिस सिचुएशन में रूल तोड़ना पड़ता है। जैसे कोविड के समय पीपी किट्स कॉस्टली मिल रही थी, तो गवर्नमेंट ने ना मार्केट रेट से 300% ज़्यादा पे खरीदा, लेकिन देखो इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। कई बार देखो पॉलिटिकल प्रेशर और इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है रिपोर्ट्स पे, कैग की जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित होती है और लेजिस्लेचर में कैग की रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने में काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। और देखो एक चीज़ है,
एक तो आप रियल टाइम बेसिस पे ऑडिटिंग कर रहे हो ताकि नुकसान को बचाया जा सके, एक ये है कि जब नुकसान हो गया उसके बाद कैग ऑडिटिंग कर रही है, दोनों में फ़र्क है ना। और कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है कि कब कैग को रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में। तो कैसे कैग को मजबूत किया जाए? सबसे पहले देखो, एक इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट कमेटी होनी चाहिए, जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया, कोलिजियम लाइक सिस्टम, जो कैग के सिलेक्शन को ना पॉलिटिक्स से दूर रखें। फिर देखो नेक्स्ट है ऑडिट ऑन द ऑडिटर, मतलब जैसे देखो कैग सबको ऑडिट करता है, वैसे ही कैग का भी एक रिव्यू सिस्टम होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि जो कैग की रिपोर्ट्स है ना वो अनबाइस्ड हों। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है टाइम बाउंड रिपोर्ट सबमिशन। आर्टिकल 151 के अंदर कैग अपनी रिपोर्ट सौंपता है ना लेजिस्लेचर्स को, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है फिस्कल फेडरलिज्म को मजबूत करना। देखो स्टेट्स के लिए ना अलग से एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर सिस्टम होना चाहिए, इससे ना सेंटर और स्टेट्स के बीच में लड़ाई नहीं होगी कैग की रिपोर्ट्स को लेके। जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में स्टेट की फंक्शनिंग को, स्टेट की पॉलिसीज को रेगुलेट करने के लिए ना अलग से रेगुलेटर है, स्टेट ऑडिटर है। तो इस प्रकार से इन पॉइंट्स को लेके हम कैग को मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नासा मिशन स्पेस क्रू का वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटने के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 19 मार्च 2025 इस दिन देखो एक स्पेस एक्स के कैप्सूल ने ना सेफली फ्लोरिडा के कोस्ट पे लैंड किया। उसमें देखो 4 एस्ट्रोनॉट्स थे। एक तो सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट हैं, दूसरा बैरी विल्मोर, तीसरे निक हेग, ये भी नासा से हैं, लेकिन चौथे जो एस्ट्रोनॉट थे वो रशिया से हैं, रोसकोस्मोस के हैं, जिनका नाम है अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, यहाँ पे नाम देख लीजिए, कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन कंटेक्स्ट आपको बता रहा हूँ। ये 4 जो एस्ट्रोनॉट्स थे ना, सेफली इन्होंने लैंड किया फ्लोरिडा के कोस्ट के पास स्पेस एक्स के एक कैप्सूल से। देखो पहले ना सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर, इनको ना सिर्फ देखो 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना था, लेकिन वास्तव में ये 8 दिनों के बजाय 9 महीने तक, 9 मंथ्स तक ये स्पेस स्टेशन पर रहे। रीज़न क्या था? ये जिस बोइंग के स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट में गए थे ना, उसमें देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई और जिसकी वजह से 9 महीने इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताने पड़े। किस में प्रॉब्लम आ गई? बोइंग जो कंपनी है ना, प्लेन्स वगैरह बनाती है, उसका एक एयरक्राफ्ट है स्टारलाइनर, उसमें प्रॉब्लम आ गई। अगर आपको थोड़ा सा और कंटेक्स्ट में दूं, ये जो स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट था ना बोइंग का, ये देखो लॉन्च कब हुआ था? ये जून 2024 में लॉन्च हुआ था। लेकिन देखो इसमें ना काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई। तो फिर देखो जो एस्ट्रोनॉट्स थे ना, सुनीता विलियम्स और विल्मोर, ये ना ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुक गए और ये स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट था, ये वापस धरती पर आ गया, बिना क्रू के वापस धरती पर आ गया सितंबर में ये स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट। जब देखो ये एस्ट्रोनॉट्स 8-9 दिनों बिता के इनको वापस आना था, जब ये नहीं आए तो यूएसए में ना क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो गया। लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। कुछ लोगों ने बोला कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स फंस गए हैं। एक्चुअल में देखो एस्ट्रोनॉट्स ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंसे नहीं थे। नासा के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अगर देखो कोई स्पेसक्राफ्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए ना, तो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुक सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ना एक्स्ट्रा विजिटर्स के लिए हमेशा स्पेस होता है। तो नासा ने सिर्फ प्रोटोकॉल को फॉलो किया था। एक्चुअल में देखो 2003 में जब कोलंबिया डिजास्टर हुआ, जिसमें कल्पना चावला की डेथ हुई थी, तब से देखो, और इवन 1986 में भी एक चैलेंजर डिजास्टर हुआ था, तब से नासा ने ना अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा टाइट करके रखे हैं। और एक दिक्कत यहाँ पे रह गई कि कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं रहा, ना तो नासा का ना ही बोइंग का। कम्युनिकेशन इनका अच्छा नहीं रहा कि क्यों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रुके हैं। इस वजह से ना मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई, मीडिया इन्वॉल्व हो गई, पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हो गई। पॉलिटिक्स देखो ऐसे हो गई, जो ट्रंप के सपोर्टर थे ना, उन्होंने नासा को कमज़ोर बताया, उन्होंने बोला कि नासा कमज़ोर है। रियलिटी देखो ये थी कि इन एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस स्टेशन में रुकना सिर्फ एक सेफ्टी प्रोटोकॉल था।
लेकिन पॉलिटिक्स हो गई, इस वजह से ट्रम्प के सपोर्टर्स ने बोला कि हम बचाएंगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, तो इलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स वो इन्वॉल्व हो गई इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में। अब चूंकि देखो इंडिया भी गगनयान मिशन को लॉन्च करेगा, तो इस पूरे एपिसोड से हम क्या सीख सकते हैं? देखो सेफ्टी के लिए ना कोई भी स्पेस एजेंसी क्या करती है, हमेशा एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स को चुना जाता है। विलियम्स और विल्मोर ये दोनों ना काफ़ी वेटरन एस्ट्रोनॉट्स हैं, काफ़ी मिशंस पे जा चुके हैं। हर एक स्पेस एजेंसी के ना जब ह्यूमंस को भेजा जाता है स्पेस में, मल्टीपल्स बैकअप प्लान होते हैं, सिर्फ एक बैकअप प्लान नहीं, कई सारे बैकअप प्लान होते हैं। अगर ये काम नहीं किया तो ये कर देंगे, ये काम नहीं किया तो ये कर देंगे, बहुत परमुटेशन कम्बिनेशन से सोच के चलते हैं, जान जोखिम में नहीं डालते हैं। और हर स्पेस क्राफ्ट का ना पहले मल्टीपल सेफ्टी टेस्ट होते हैं, तभी उसको अलाउ किया जाता है उड़ान भरने के लिए। चूंकि देखो ये जो सुनीता विलियम्स थी, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं, इस वजह से भारत में भी लोग काफ़ी कंसर्न थे इनके लिए। बट देखो इसरो को ये सीख लेनी चाहिए, सबसे पहले तो आप अपना कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखो, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैल पाए। दूसरा, नासा के इस एपिसोड से ये सीखना होगा इसरो को कि सेफ्टी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, मतलब ऑलरेडी सेफ्टी रहती है लेकिन सेफ्टी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। अब देखो गगनयान थोड़ा सा और डिले भी हो सकता है, इसकी वजह से और ज़्यादा सेफ्टी पर इसरो ध्यान देगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नासा के इस एपिसोड से संबंधित। चलते हैं आगे। लास्ट में देखें कौन कौन से आर्टिकल्स हमने आज डिस्कस किए। हमने देखो कैग से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें ये डिस्कस किया कि कैग बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, लेकिन अपॉइंटमेंट बाइस्ड ढंग से होता है, अनबाइस्ड ढंग से कैग का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, कोलिजियम की तरह। और कैग की रिपोर्ट ना कई बार काफ़ी समय तक लेजिस्लेचर्स में प्रेजेंट नहीं की जाती, और काफ़ी बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कैग की रिपोर्ट्स के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कैग की जो ऑडिटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देती है, इससे ब्यूरोक्रेट्स ना बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते। नासा से संबंधित मिशन के बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। 4 एस्ट्रोनॉट्स वापस आ गए फ्लोरिडा के कोस्ट के पास में। स्पेस एक्स ने अपना एक कैप्सूल भेजा था। एक्चुअली में ये गए थे बोइंग कंपनी का एक स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट टेस्ट करने के लिए, लेकिन कुछ दिक्कत आ गई उस एयरक्राफ्ट में, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चले गए थे। लेकिन मीडिया ने ट्विस्ट कर दिया कि ये लोग वहाँ पे फंस गए। आर्टिकल में बोला जाता है कि ये फंसे नहीं थे, ये बेसिक प्रोटोकॉल था, सेफ्टी प्रोटोकॉल था नासा का। 2003 के कोलंबिया डिजास्टर के बाद में नासा ने ना अपना सेफ्टी प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमेशा एक्स्ट्रा विजिटर्स के लिए तैयार रहता है। बट पॉलिटिक्स हो गई इस पूरे इशू में। चलो खैर वापस आ गए। हमारा जो मिशन है गगनयान वो भी लॉन्च होगा, तो इसरो को सीखना चाहिए गगनयान मिशन में सेफ्टी पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए। इसके अलावा देखो, इसके अलावा स्पेस एजेंसीज के द्वारा ना क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए जो भी इशू चल रहा है उससे संबंधित। फिर देखो टॉर्चर से संबंधित हमने कन्वेंशन डिस्कस की। इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, इस वजह से ना जो संजय भंडारी था उसका यूके से इंडिया में एक्स्ट्राडिशन होने में दिक्कत आई। और टॉर्चर हमारे देश की जेलों में काफ़ी ज़्यादा होता है, पुलिस स्टेशंस में भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर स्टैंड लिया है इस कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट, बट लॉ नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने देखो तहसीन पूनावाला केस में ना मॉब लिंचिंग पे कानून बना दिया, लेकिन कस्टोडियल टॉर्चर पर कानून बनाने से इनकार कर दिया, और ये बोला कि ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। तो राइटर ये बोलते हैं देखो सबसे पहले इंडिया इस कन्वेंशन को रेटिफाई करे और टॉर्चर से संबंधित एक स्ट्रिक्ट कानून बनाए। इससे हमारी डेमोक्रेटिक जो सॉफ्ट पावर है वो कमज़ोर होती है। ऐसा यूएसए के केस में भी हुआ और चाइना के केस में भी हुआ। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है कैग से संबंधित। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।